वैसे तो माउंट एवरेस्ट के बारे में हम सभी जानते हैं। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड भी बोलते हैं हम इसे। बट क्या कभी आपने सोचा कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट ही क्यों है? कुछ और भी हो सकता था। या कभी आपने इस तरीके से सोचा कि माउंट एवरेस्ट की जो आज हम हाइट जानते हैं 8848 मीटर्स, ये किसने और कैसे मेजर करी? नहीं सोचा? कोई बात नहीं। आज के लिए आपका यही होमवर्क है। तो आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। वैसे तो अब तक आप चैप्टर के नाम से ही समझ गए होंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे इस चैप्टर में। बट उसको जानने से पहले हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कैसे हुई और कब से हुई। तो चलिए समझते हैं कैसे शुरू हुआ सब कुछ। देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री कब से शुरू हुई, इसका कोई हमारे पास एग्जैक्ट डेट, टाइम या फिर हमें कोई एग्जैक्ट एरा नहीं पता है। बट माना जाता है कि जब से इंसान ने ऊंचाइयों को या दूरी का अनुमान लगाना शुरू किया किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए या सिर्फ दूरी जानने के लिए, तब से ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता रहा है। इतना ही नहीं, पहले टाइम में एस्ट्रोनॉमर्स दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस या दो तारों के बीच का डिस्टेंस भी इसी की हेल्प से कैलकुलेट करते थे। इंडिया में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। माना जाता है कि वैदिक टाइम में ऋषि मुनि ट्रिग्नोमेट्री को सूरज की दिशा या फिर टाइम का अनुमान लगाने के लिए यूज करते थे। इसके अलावा आपने मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जी के बारे में तो सुना ही होगा। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को अपनी स्टडीज में यूज किया और ना सिर्फ उन्होंने अपनी स्टडीज में यूज किया ट्रिग्नोमेट्री को, बल्कि जो आज हम साइन कोसाइन पढ़ते हैं उनको वो कॉटिज्या और अर्धजया के नाम से लिखते थे और उनका डेरिवेशन भी किया उन्होंने और ट्रिग्नोमेट्री को एक नई डायरेक्शन दी। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के यूज की मॉडर्न टाइम में। मॉडर्न टाइम्स में तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज और भी ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करें या फिर नेविगेशन सिस्टम के लिए। इतना ही नहीं, हम जहाँ भी देखते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे आर्किटेक्चर में या फिर स्पेस इंजीनियरिंग में, वीडियो गेम्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। इसके अलावा हम फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बहुत जगह पे आप नोइंगली और अननोइंगली इसको यूज कर रहे हैं। तो देखा आपने ट्रिग्नोमेट्री कितना पुराना और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज जो हम ये दूर दूर देशों में या दूर देशों में या प्रदेशों में मॉन्यूमेंट्स या फिर हम कहीं भी घूमने जाते हैं, जब हम किसी ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ भी वो सब ट्रिग्नोमेट्री के यूज से ही बना हुआ है। तो देखा आपने कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। तो अब तो आप जान ही गए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ-कहाँ और कैसे यूज़ होता रहा है। तो अगर मैं इस चीज़ को आसान भाषा में कहूँ तो जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो जब भी हम उस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की हाइट फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स हम किसी चीज़ की हाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जब हम ट्रायंगल के बेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स हम किसी चीज़ के बीच का डिस्टेंस पता लगा रहे होते हैं। तो इन्हीं दोनों तो हमें पता लग गया मोटा-मोटा कि हम हाइट और डिस्टेंस की बात यहाँ पे करेंगे और इसी को जानने के लिए हमें एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम 2 तरीके के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल कैसे होंगे यहाँ पे। तो आज हम इस क्लास में उन्हीं एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला एंगल है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, हम इसको फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने घर के टेरेस पे खड़ी हूँ और मेरे ऑपोजिट एक बिल्डिंग है। तो जब मैं यहाँ से अपने टेरेस से सामने वाले बिल्डिंग की तरफ देख रही हूँ तो यहाँ पे एक लाइन फॉर्म हो रही है। उस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल, ये मेरा हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल बोल सकते हैं। और ये हमें ध्यान रखना है, ये हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होगा। अब देखिए जब मैं बिल्डिंग की तरफ देख रही हूँ तो यहीं पे मेरी लाइन ऑफ साइट भी बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही लाइन ऑफ साइट बन रही है। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को नेम कर लेती हूँ। जो मेरी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आईज से
मैंने उसको ए पॉइंट नेम कर लिया है और बिल्डिंग पे जो पॉइंट है दूसरा उसको मैंने बी नेम कर लिया है। तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी मिल गई है। अब हम बात करते हैं जब हम बिल्डिंग के टॉप पे देखते हैं, तो जब मैं बिल्डिंग के टॉप पे देखना शुरू कर रही हूँ तो मेरी आईज से जो लाइन ऑफ साइट है अब वो ऊपर की तरफ बन रही है, बिल्डिंग के टॉप पे वो जाके मीट कर रही है। तो उस पॉइंट को मैंने सी नेम कर दिया है यहाँ पे। तो अब देखिए लाइन ऑफ साइट AC हो गई है यहाँ पे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बन रही है। तो जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाइन ऑफ साइट बनेगी दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं इसी फिगर की हेल्प से। तो देखिए हमें हॉरिजॉन्टल पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारा पता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी पता है, ए बी है। अब हम बात करते हैं जब मैं सामने वाली बिल्डिंग के फुट पे देख रही हूँ, दैट मीन्स मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ। तो जब मैं उस पॉइंट को मैंने जो फुट है उसको मैंने डी नेम कर लिया है। तो यहाँ पे अब देखो जब मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ तो मेरी लाइन ऑफ साइट AD बन रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लाइन ऑफ साइट बन रही है। तो यहाँ पे जब एंगल फॉर्म होगा दोनों के बीच में, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब हम आसान लैंग्वेज में समझ लेते हैं इसको एक बार फिर से। जब भी किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाइन ऑफ साइट बन रही होगी वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा, क्योंकि हमारा सर ऊपर की तरफ होता है, हम ऊपर देख रहे होते हैं। और जब भी किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लाइन ऑफ साइट बनेगी, हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा। अब चलिए इन्हीं को दोनों एंगल्स को हम एक एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। तो लेट्स से आज मैं दिल्ली के कुतुब मीनार घूमने आई हूँ और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुतुब मीनार की हाइट पता लगा ली जाए। तो आप देख सकते हैं मैं कुतुब मीनार से कुछ मीटर की दूरी पे खड़ी हूँ। ये जो डिस्टेंस है मेरे और कुतुब मीनार के बीच में ये 41 मीटर्स का डिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे कि मेरी भी कुछ हाइट है, मेरी हाइट 1.6 मीटर है। तो यहाँ पे हमें दो चीज तो पता लग गई, मेरी हाइट मुझे पता है और कुतुब मीनार से मेरे बीच का डिस्टेंस पता है। अब आप देख सकते हैं जब मैं कुतुब मीनार मैंने पहले जो पॉइंट है उसको मैं ए बी नेम दे लेती हूँ। अपनी हाइट का जो मेरा पॉइंट है मैंने उसको ए और बी नेम कर दिया है और जो कुतुब मीनार का फुट है उसको मैंने सी नेम किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं कुतुब मीनार को सामने की तरफ देख रही हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। मैंने उस पॉइंट को जो मीनार पे पॉइंट बन रहा है अभी हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू उसको मैंने डी नेम कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पता लग गई कहाँ पे बन रही है। अब जब मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखना शुरू करती हूँ, मतलब मैं मीनार के टॉप पे देख रही हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरी लाइन ऑफ साइट चेंज हो गई है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, एंगल 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो मैंने जो टॉप पॉइंट है उसको ई नेम दे दिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस तरीके से ट्राइंगल बन के मिला है। यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल है हमारे पास ADE और यहाँ पे हमें एंगल मिल रहा है 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो गिवन पार्ट है मैं उसको लिख लेती हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे गिवन पार्ट है। AB यहाँ पे हम लिख लेते हैं, AB मेरी हाइट है 1.6 मीटर, CD के बराबर होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होगी, तो ये वाला हमारी लेंथ इक्वल होगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें मिल गया है और मुझे डिस्टेंस पता है, दैट मीन्स BC का मुझे डिस्टेंस पता है, कितना है वो 41 मीटर है। यही 41 मीटर का डिस्टेंस हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी मिल रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं AD की वैल्यू भी हमें पता लग गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें ट्राइंगल मिल रहा है, ADE ट्राइंगल मिल रहा है। तो अब जब हम ट्राइंगल की बात करेंगे, इन ट्राइंगल ADE, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है, मीनार की हाइट फाइंड आउट करनी है हमें। मीनार की हाइट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, CD और DE पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो CD तो हमें पता है यहाँ पे, तो अब बस हमें DE फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब हम ADE ट्राइंगल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास AD की वैल्यू हमें पता है 41 मीटर्स है और DE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और एंगल भी हमें पता है। तो यहाँ पे एंगल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एंगल A जो फॉर्म हो रहा था वो 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो गिवन पार्ट था हमने लिख लिया है और ये हमारे पास ADE ट्राइंगल में अब हम ऐसा रेशियो देखेंगे जहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो मिल जाए। तो ऐसा रेशियो हमें कौन से फंक्शन में मिलता है, हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, हमें 10 के फंक्शन में मिलेगा। तो लिख लेती हूँ मैं 10
टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, पी अपॉन में बी होता है, तो थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, एंगल हमें पता है 60 डिग्री है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर होगा DE और बेस कितना है AD। तो अब ये सारी वैल्यूज DE AD की वैल्यू पुट करेंगे और 1060 डिग्री की वैल्यू, तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो 1060 डिग्री हमारे पास √3 होता है, DE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो हमें नहीं पता है अभी, AD की वैल्यू हमारे पास 41 मीटर्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब जब मैं DE के लिए सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे मिल जाएगा 41√3। तो यहाँ पे हमें DE की वैल्यू मिल गई है 41√3। जब हम √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। √3 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732। ये आपको हमेशा मेंशन होगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो 41 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से, तो हमें सॉल्व करके मिल जाएगा 71.01 मीटर्स। तो यहाँ पे आपने देखा हमें DE की वैल्यू मिल गई है। अब हमें मीनार की हाइट कितनी है हमारे पास, कुतुब मीनार की हाइट हमारे पास है CD प्लस DE। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हाइट ऑफ कुतुब मीनार हमारे पास है CD प्लस DE। तो दोनों को जब हम सम कर देंगे तो हमें पूरा जो मीनार है उसकी हाइट पता लग जाएगी। दिस विल बी CD की वैल्यू हमारे पास है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर प्लस DE की वैल्यू हमें पता लग गई है 71.01 मीटर्स। तो इसको हम ऐड करके हमें मिल जाएगा, दिस विल बी 72.61 मीटर्स। और जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमें 73 मीटर्स मिल जाएगा। तो ये राउंड ऑफ करने के बाद हमें 73 मीटर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें मीनार की हाइट फाइंड आउट कर ली है कितनी आसानी से, बिना किसी फिजिकल मेजरमेंट के। तो अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। चलिए, तो लेट्स से आज मैं एक बीच पे घूमने आई हूँ और उसी बीच पे एक लाइट हाउस है जिसके टॉप पे मैं अभी खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे जब मैं लाइट हाउस के टॉप पे खड़ी थी तो मैंने सी की तरफ देखा, तो यहाँ पे मुझे थोड़े डिस्टेंस पे एक बोट नजर आई। तो मैंने सोचा क्या मैं बोट से लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अभी जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस पॉइंट को मैं पॉइंट A मान लेती हूँ, और जो लाइट हाउस के बॉटम पे पॉइंट है उसको मैं पॉइंट B मान लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB हमें मिल गया है। AB हमारे पास 100 मीटर है यहाँ पे, तो हम साथ साथ वैल्यूज लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जिस पॉइंट पे बोट है अभी उसको हमने पॉइंट C नेम कर लिया है। तो हमें यहाँ पे B से C का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो हमें नहीं पता है, तो मैं उसको लिख लेती हूँ B से C का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, जो कि क्वेश्चन मार्क है अभी। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं पॉइंट A से सामने की तरफ देखती हूँ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म होगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने AD नेम दे दिया है। अब यहाँ पे जब उसी पॉइंट से पॉइंट A से मैं बोट की तरफ देखूंगी तो हमारी लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ बन रही है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ है हमारी लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा, और वो कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल DAC मुझे 30 डिग्री मिल रहा है। अब आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल मिल रहा है जिसमें हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हमें BC फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हमें पता है, बट हमें एंगल भी पता होना चाहिए उस चीज के लिए। एंगल यहाँ पे गिवन नहीं है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप फिगर देखिए, यहाँ पे AD हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और BC ग्राउंड लेवल है। तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हॉरिजॉन्टल हमेशा ग्राउंड के पैरेलल होगा। और हमें ये चीज पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स एंगल ACB भी 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब हमें पता लग गया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता लग गई है, हमें एंगल पता लग गया है। एंगल जो C पॉइंट पे एंगल है वो 30 डिग्री है। तो अब हम ऐसा रेशियो ढूंढेंगे जहां पे परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। कहाँ पे होगा वो? tan थीटा में होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan थीटा की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री है, तो हमने लिख लिया 30 डिग्री। और यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है लिख लेते हैं पहले, AB अपॉन बेस हमारे पास BC है। अब हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। tan 30 इज √3
1/√3। ए बी की वैल्यू हमारे पास 100 है, बी सी हमें नहीं पता है, बी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100√3, और √3 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल में बताई थी 1.732 होती है। तो जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 से तो हमें मिल जाएगा सॉल्व करके 173.2 मीटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। दैट मीन्स बोट से लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हमने बिना किसी फिजिकल मेजरमेंट के दोनों डिस्टेंस को फाइंड आउट किया, साथ में कुतुब मीनार की हाइट का भी पता लगाया। तो था ना ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। आपको अगर इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।